हेलो फ्रेंड्स, सीबीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी जीएस करंट अफेयर्स की टेस्ट डिस्कशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो हम स्ट्रेट अवे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम टेस्ट डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जो भी उस वीक के होंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी जो आपको पढ़ाया गया एग्जैक्टली वही चीज़ आपसे पूछी जाए। आपसे वो भी चीज़ पूछी जा सकती है जो थोड़ी उससे रिलेटेड होगी और थोड़ा हम उसको इम्प्रोवाइज़ करके आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं। सो एक चीज़ याद रखना, जो भी प्लेस या जो भी कॉन्सेप्ट न्यूज़ में होगा उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि ह्यूस्टन न्यूज़ में रहा है एक यूएस की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। यूएस की टेक्सास स्टेट में लोकेटेड है। टेक्सास जो हमारी स्टेट है वो साउथ यूएसए में पड़ती है और बहुत ही बड़ी स्टेट्स में से एक है। ह्यूस्टन में नासा बेस्ड है। सो अगर एक जगह न्यूज़ में आ गई तो उसकी ज्योग्राफी, उसकी कंट्री और थोड़े बहुत उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हुए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर क्वेश्चन है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उनके प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग हमेशा ही न्यूज़ में होते हैं। सो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पूरी दुनिया में, बट ऐसा नहीं है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो सीसीपी है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल बॉडी है इंडिया की बीजेपी पार्टी के बाद। थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है, ये बेसिक फैक्ट्स हमें कई बार नहीं पता होते। सो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्टल क्वेश्चन नहीं है। और इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की एक कोर बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो। इस पॉलिट ब्यूरो में तकरीबन 7 से 10 मेंबर्स आपको मिलेंगे, 7 to 10 मेंबर्स आपको मिलेंगे जो चाइना के सबसे पावरफुल 7 या 10 मेंबर्स में से होंगे। सो उनकी सेंट्रल जो बॉडी है जो इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं ना कहीं रन कर रही है वो कौन सी है? पॉलिट ब्यूरो। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड अगेन राइट हो जाएगी। सो थर्ड पे मूव करते हुए अगेन अम्ब्रेला रेवोल्यूशन बहुत ही न्यूज़ में रहा है हांगकांग की वजह से। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ है? हांगकांग में हुआ है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगा। 2014 में हांगकांग के जो इलेक्शंस होने थे उनमें जो मेंबर्स खड़े किए जाने थे उसमें चाइना ने कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी इंटरफेरेंस दिखानी शुरू कर दी कि हम डिसाइड करेंगे कि हांगकांग के इलेक्शंस में कौन खड़े होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने एजिटेशंस और प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। तो हांगकांग की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हांगकांग है वहाँ पे 2 सिस्टम्स लागू होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है इट इज़ लाइक 1 country 2 systems। तो यहाँ पे ऑल्दो चाइना के अंडर आ जाता है बट अपनी एक ऐसी सिटी है जो अपने हिसाब से चलती है, अपनी गवर्नेंस खुद अपने हिसाब से ही चलाती है। तो चाइना का ज़्यादा इंटरफेरेंस हांगकांग के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सो 1997 में हांगकांग इससे पहले ब्रिटिश के अंडर था। तो उसके बाद जब चाइना के अंडर इसको ले लिया गया तो कुछ शर्तों के तहत ब्रिटिश ने इनको छोड़ा कि चाइना को दिया। तो उसमें इनकी जो ऑटोनॉमी है हांगकांग की कि गवर्नेंस के मामले में इनको थोड़ी सी आज़ादी दी जाएगी, ये चीज़ उसमें एक और शर्त थी। तो ये सीधा इसका आंसर बन जाएगा हांगकांग। अम्ब्रेला रेवोल्यूशन जो आपने करंट अफेयर्स में डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। सो हम आगे चलते हैं। सो अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। इसमें आई वुड लाइक टू से कि कोई भी जगह जो न्यूज़ में है आप उसको मैप पर ज़रूर लोकेट करें। मैप पर जब आप लोकेट करेंगे तो मैप रिगार्डिंग और जो भी इसकी ज्योग्राफी है वो वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हांगकांग न्यूज़ में है, ताइवान न्यूज़ में है और मान लो आसियान कंट्रीज़ का कोई भी एक मेंबर कंट्री न्यूज़ में है
तो ऐसे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ईस्ट पे है, कौन सा वेस्ट पे है, नॉर्थ से साउथ में इनको अरेंज करो। तो ऐसे सवाल कैसे भी आपको इम्प्रोवाइज़ करके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको यही बताना था कि सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पोजीशन पे कौन सी कंट्री लाई करती है, जो कि इसका आंसर होगा ताइवान, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईस्ट पे लाई करती है, चाइना के मेनलैंड के ईस्ट में, और मकाओ और हांगकांग उनके कहीं ना कहीं साउथ में आ जाते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि मैप जो है, एटलस है, उसको आप 10 मिनट रोज़ ज़रूर दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैप को आप 10 मिनट्स दें, क्योंकि याद रखना, आप अगर ये सोचेंगे कि आखिरी महीने में मैप करके चला जाऊंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये विजुअल मेमोरी का पार्ट है। जितना ही आप मैप को देखोगे उतनी ही आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी और आपको उतनी अच्छी याद भी होंगी। सो हम आगे मूव करते हैं। नाउ ऑन 5th क्वेश्चन। सॉरी, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मित्र शक्ति इंडिया किस कंट्री के साथ एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करती है? इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ ही हम लायन एक्स भी करते हैं, जो कि एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप इसको इनका टेबल बना के याद कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स आप लगा सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन डेजर्ट ईगल। ये एयरफोर्स इंडिया का ऑपरेशन है जो हम UAE के साथ करते हैं। सो जहाँ भी हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंट्री के साथ ये ऑपरेशन है, तो थोड़ा आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि डेजर्ट की बात हो रही है तो श्रीलंका, म्यांमार और बाकी कंट्रीज़ नहीं होंगी। डेजर्ट की बात हो रही है तो मोस्ट लाइकली UAE, ओमान जैसी कंट्रीज़ हो सकती हैं। सिमिलरली इंदिरा एक एक्सरसाइज है। आप इन वर्ड्स को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करते हैं कि इंडिया और रशिया बन जाता है। सो इंडिया और रशिया की ये एक्सरसाइज होगी। तो उस चीज़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकेस आपको समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे ही आप एनालाइज करके किसी न किसी निष्कर्ष पे, किसी न किसी सोल्यूशन पे आप पहुंच सकते हैं। आगे मूव करते हुए अगेन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर एक और क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहीं ना कहीं ट्विस्ट की हुई है कि इंडिया श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट इंडिया एक्चुअली में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है श्रीलंका का। चाइना उसके बाद में आता है। ऑल्दो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम्बनतोता पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जहाँ पे चाइनीज़ अपने फैसिलिटीज़ को डेवलप कर रहा है। हम्बनतोता पोर्ट भी है, बट उसके बावजूद इंडिया का जो ट्रेड का जो हिसाब किताब है श्रीलंका के साथ, अभी भी इंडिया ही उनका लार्जेस्ट पार्टनर है। और इसी के साथ हमने और भी डील्स करी हुई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इसके अलावा कल्चरल हो गया। सो ऑल्दो सम प्रॉब्लम्स आर देयर इंडिया श्रीलंका में, बहुत ज़्यादा नहीं है ऑल्दो पाकिस्तान की तरह, बट अच्छे रिलेशंस ओवरऑल हमने मेंटेन करके रखे हुए हैं। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अजीब सवाल यहाँ पे हो गया। न्यू विलेज मूवमेंट, जो हमने अदरवाइज करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करा होगा। जैसे इंडिया में स्वच्छ भारत 2014 के बाद एक मूवमेंट की तरह हमने उसे प्रमोट करने की कोशिश की है, वैसे ही ये एक न्यू विलेज मूवमेंट थी जो 1970 में विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए, विलेजेस को क्लीन करने के लिए, डेफिकेशन या और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए शुरू की गई थी साउथ कोरिया में। तो काफ़ी पुरानी मूवमेंट है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी थी।
देखो साउथ कोरिया, ताइवान जैसी कंट्रीज़ को अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा पेस से तरक्की करके इंडिया से काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो अगर हम ये कहें कि इंडिया डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ मायनों में पीछे रह गया है, तो किन कंट्रीज से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं? वो साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्री हम नहीं मानेंगे, सिंगापुर, हांगकांग, ये भी 1940s 50s में बहुत अमीर देश नहीं हुआ करते थे, बट आज बहुत आगे निकल गए हैं अपनी अच्छी गवर्नेंस, अपनी अच्छी मूवमेंट्स, अच्छी पॉलिसीज़ के तहत। तो ये एक आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो। मान लो मेंस में आपको एग्जाम्पल लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन एनवायरनमेंट के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा कोरिया। सो साउथ कोरिया में बेस्ड एक मूवमेंट थी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, बिल्कुल वैसे ही। सो अब हम आगे मूव करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो छोटे छोटे नेम्स बनाने शुरू कर दें, छोटे छोटे एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस बनाने शुरू कर दें। उसके ही साथ बहुत फेमस है चीज़ कि हम 4 C's, 3 D's ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स हम बनाना शुरू कर दें कि इन एस्पेक्ट्स में हम फॉरेन पॉलिसी का डेवलपमेंट की जो जितनी भी चीज़ें उनको आगे लेके जाएंगे। अब 4C जो है हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि एक्चुअली में 4C's हैं कौन कौन से। तो इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी मेमोराइज करने वाली चीज़ है। तो इसको आप हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। सो फर्स्ट 4 ही इसमें जो होगा वो 4C's का पार्ट होगा, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रहा है। बट कैपेसिटी बिल्डिंग से हमारा क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में। कि ह्यूमन टू ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो एस्पेक्ट है, उसमें हम अच्छे फॉरेन रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारे 4C's हो गए, बिल्कुल ही 1 2 3 4, जो आगे 5 6 7 है ये 4C's का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, फिसाइल मटेरियल और फिशनेबल मटेरियल। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म होगी फिशनेबल, एक हो गई फिसाइल। नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, जो एमिट करना शुरू कर देते हैं अपनी रेडिएशंस, और कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट भी होने शुरू हो जाते हैं। सो जो यूरेनियम है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। सो नेचुरल यूरेनियम को हम ये ऐसे समझते हैं कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फिजन जिसमें हो सकता है, और न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स भी पूरी कर सकते हैं, और यहाँ तक के ख़तरनाक बॉम्ब्स और वेपनरी भी हम बना सकते हैं। सो यूरेनियम फिजन एक प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे हम वेपनरी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है। तो फिजन एक ऐसी चीज़ है जो यूरेनियम में एक्चुअली हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिशनेबल कौन सी चीज़ है और फिसाइल कौन सी चीज़ है। नेचुरल यूरेनियम जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, U238, U235, 235 और 233। U238 जो है इसमें 99% नेचुरल यूरेनियम आपको मिलेगा। तो U238 जो है वो एक फिशनेबल एलिमेंट है। अब फिशनेबल और फिसाइल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको फिर से 2 चीज़ें और समझनी पड़ेंगी न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 2 टाइप के हम कंसिडर करेंगे। एक तो न्यूट्रॉन होगा हाई एनर्जी,
हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, दूसरा होगा लो एनर्जी। तो फिशनेबल मटेरियल कोई भी मटेरियल है जो दोनों में से कोई भी न्यूट्रॉन जिसमें बॉम्बार्ड किया जाए वो फिशन रिएक्शन उसमें शुरू हो जाए। सो फिशनेबल कौन सा मटेरियल होगा कि अगर इन दोनों में से चाहे हाई एनर्जी हो चाहे लो एनर्जी न्यूट्रॉन हो, जैसे ही उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही डिस्टेबल करेगा, फिजन होनी शुरू हो जाएगी। फिजन का जो प्रोसेस है वो दोनों न्यूट्रॉन्स के तहत हो पाएगा। लेकिन जो फिसाइल मटेरियल है इसमें क्या होगा, सिर्फ लो एनर्जी न्यूट्रॉन है वही फिजन कर पाएगा। सो फिसाइल फिजनेबल की ही एक कैटेगरी हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया है। फिसाइल एक्चुअली में फिशनेबल की ही कैटेगरी है। फिशनेबल को दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रॉन्स इफेक्ट कर सकते हैं, फिसाइल में सिर्फ लो एनर्जी न्यूट्रॉन इफेक्ट करेगा। तो न्यूट्रॉन्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, दोनों ही फिजन करवाने के लायक है। आई होप इट्स क्लियर। सो फिसाइल मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ मटेरियल that can undergo nuclear fission by absorbing a neutron with very low energy neutron with low energy, जो हमने यहाँ पे अभी बात की। सो हमने जस्ट इसको चेंज किया हुआ है, फिसाइल का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, फिशनेबल की ऊपर लिख दी। सो कई बार कंफ्यूज करने के लिए डेफिनेशंस को इंटरचेंज भी किया होता है। सो क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से पढ़ने हैं। पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू ही होगी बिकॉज U238 में 99% क्या होता है, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हुए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये वो रिएक्टर है जो इंडिया में मेजरली यूज़ होते हैं। इंडिया में ज़्यादा PHWRs का ही यूज़ होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हम लो एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, लो एनरिच्ड का मतलब है U238, कि जो बहुत ज़्यादा तगड़ी फिजन के प्रोसेस में नहीं जा पाएगा। U238 हमने अभी बात की, एक फिशनेबल मटेरियल है, फिसाइल नहीं है। अगर हम फिसाइल की बात करेंगे तो वो हाई एनरिच्ड यूरेनियम हो जाएगा। सो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम लो एनरिच्ड यूरेनियम, जो ये वाला यूरेनियम है, हम यूज़ करते हैं। और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की जब हम बात करें, उसमें कूलेंट भी यूज़ होता है, मॉडरेटर भी यूज़ होता है, और भी काफ़ी सारे प्रोसेस में उसमें होते हैं। सो एज अ मॉडरेटर न्यूट्रॉन यूज़ किया जाता है, और हैवी वाटर जिसको हम D2O बोलते हैं एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। सो PHWR जो रिएक्टर है, ये दोनों उसकी क्या हो जाएंगी, ट्रू स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशंस की बात करें, तो हम अभी PHWR स्टेज में ही हैं। हमारा प्लान था कि PHWR से हम आगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हाई एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ होता है। उसका फ़ायदा क्या है कि जितना हम यूरेनियम यूज़ करेंगे उतना ही प्रोड्यूस भी होता जाएगा। बिकॉज जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे हैं, फिजन करवा रहे हैं, तो एक बाय प्रोडक्ट भी उससे निकल के आता है, जो कि जिसको हम स्पेंट फ्यूल बोलते हैं। ऐसा फ्यूल जो यूज़ हो चुका है, स्पेंट फ्यूल। ये हमारी सेकेंड स्टेज है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की। फर्स्ट स्टेज है PHWR, सेकेंड है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और थर्ड क्या है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में नेचुरल यूरेनियम की थोड़ी कमी है, बट थोरियम हमारे पास बहुत ज़्यादा है केरला के एरियाज़ में। बट थोरियम को हम ऐसे के ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम अभी PHWR वाली टेक्नोलॉजी को ही यूज़ कर रहे हैं। बट हम इस लेवल तक अब पहुंचने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरेनियम अब हमें बाकी कंट्रीज से मिलना शुरू हो गया। कज़ाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जहाँ काफ़ी यूरेनियम आपको मिलेगा, वो इंडिया को सप्लाई करने लगे हैं। सो इंडिया ने कहीं ना कहीं ये स्टेजेस को इग्नोर मोड पे डाल दिया है। सो PHWRs के साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो क्या हो जाएगा, D नन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन कौन से मिशंस हैं वो मार्स की तरफ भेजे गए हैं और कौन से दूसरे मिशंस हैं जो नहीं भेजे गए हैं। सो मार्स वाले हमने मिशन देखे हैं कि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन से मिशंस एक्चुअल में भेजे गए।
क्यूरियोसिटी, इनसाइट, परसेवरेंस, ये तीनों ऐसे मिशंस हैं जो भेजे गए मार्स के ऊपर। नासा ने और भी कई मिशंस भेजे, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। ओडिसी मिशन भी एक भेजा था, मेवन भी भेजा था, जो कि इंडिया के मंगलयान के बिल्कुल पैरेलली गया था। सो काफ़ी सारे मिशंस हैं जो मंगल की तरफ भेजे गए थे, बिकॉज वो एक ड्राई इलाका है, हम वहाँ पे लैंड करा सकते हैं और यूनिवर्स और बाकी जो सीक्रेट्स है कहीं ना कहीं हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। सो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। बट हम 4 और 5 को अगर देखें, ऑल्दो इन्होंने मार्स को तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन ये भी 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं। तो वॉयेजर 2 हमने जोवियन और जो भी हमारे लेटर प्लैनेट्स हैं उनके लिए भेजे थे, यूरेनस, नेपच्यून, और उससे भी आगे सोलर सिस्टम को पार करने वाले पहले मिशंस में से एक है वॉयेजर 2। सो वॉयेजर 2 आपसे अलग से ही पूछा जा सकता है कि वॉयेजर 2 ने किन एरियाज़ को, किन प्लैनेट्स को, किन स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की है। सो यूरेनस प्लैनेट है, नेपच्यून प्लैनेट है, और इवन बियॉन्ड उसके क्यूपर बेल्ट आपको मिलेगी, ओआरटी क्लाउड्स मिलेंगे, उन चीज़ों को पार कर गया। जो कैसिनी हाइगन्स था, ये बेसिकली सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था, जो अब इसकी लाइफ क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। सो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया है कि यूटोपिया, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, यूटोपिया प्लैनेटिया एक्चुअली क्या चीज़ है। अभी मार्स का हमने क्वेश्चन किया था, मार्स में एक जगह है, एक क्रेटर में एक प्लेस है, मार्स में ही एक जोग्राफिकल फीचर है जिसका नाम है यूटोपिया प्लैनेटिया। सो जब हम किसी भी स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस मिशन के बारे में पढ़ते हैं, मार्स के बारे में पढ़ते हैं, और भी किसी मून या किसी और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें साइंटिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मून की बात करें तो वहाँ पे आइटकिन बेसिन नाम की चीज़ आपको मिलेगी स्टडी करने के लिए। आइटकिन बेसिन जो कि फार साइड ऑफ द मून में, मून वाली साइड में एग्जिस्ट करती है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, क्योंकि हमें मून की हमेशा एक ही साइड हमेशा क्या होती है, विजिबल होती है। सो आइटकिन बेसिन जैसे मून पे एक फीचर है, यूटोपिया प्लैनेटिया क्या चीज़ है, एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है मार्स का, जो कि एक प्लेन है, लेकिन एक इम्पैक्ट बेसिन भी उसको माना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ होगा पास में, हो सकता है कोई बहुत ही प्रोमिनेंट एस्ट्रॉयड ने आके यहाँ पे गड्ढा कर दिया, एक बहुत बड़ा क्रेटर कर दिया, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये यूटोपिया प्लैनेटिया। और बाकी जितने भी जो ऑप्शंस हैं थोड़े से वियर्ड ऑप्शंस हैं, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, ये क्वेश्चन डालने का यहाँ पे क्या पर्पज़ है कि आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो बहुत बेसिक नहीं है, बट सिंस मार्स न्यूज़ में है, मार्स में जो यूएस और बाकी कंट्रीज़ जो मिशंस भेजने वाली हैं या भेज चुकी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो मार्स पे जो 1-2 ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल फीचर्स होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। सो इनको इग्नोर नहीं करना कि ये जो टर्म है कोई पूछने वाला नहीं है। सो आगे चलते हुए अगेन एक फैक्चुअल सवाल, अगेन यहाँ पे एक फैक्चुअल सवाल आ जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है। IITM में काफ़ी हमेशा रिसर्च चलती रहती है। हमने हाल ही में 1-2 साल पहले यहाँ पे प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, सो दैट जितनी भी रिसर्च करेंगे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ पाए। सो पुणे इसका आंसर है। पुणे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे सेंटर्स लोकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहाँ पे वायरस और कुछ डिजीज़ेस के रिगार्डिंग, वैक्सीन्स के रिगार्डिंग क्या होती है, रिसर्च होती है। सो काफ़ी आपको जो इंस्टीट्यूशंस के जो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे पुणे में मिल जाएंगे। पुणे महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट सिटी है, सो इस रिगार्डिंग मैनी थिंग्स आर लोकेटेड देयर। अगेन फैक्चुअल सवाल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं लग रहा है, सो ये आपको अदरवाइज पता होना चाहिए। नाउ यू हैव टू नोट इट कि आपको हर इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स रटने नहीं बैठ जाना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं के याद करें। अगर एक आध क्वेश्चन आता भी है और मिस भी कर देते हो तो ये कोई कैटास्ट्रॉफी नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर नहीं है। सो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना कि सारे इंस्टीट्यूट्स का आपको पता ही होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का हमें देखना है। सो कॉमेट पे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमेट, अभी एक कॉमेट पास हुआ है जो जुलाई 23 से अर्थ पे इवन विजिबल भी था। सो कॉमेट जब भी न्यूज़ में आ गया तो कॉमेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कॉमेट जो आया है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉमेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो कॉमेट क्या चीज़ है, यहाँ पे एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, जो बहुत ही हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सन है और ये हमारे प्लैनेट्स हैं तो ये इनके ऑर्बिट्स हैं। ये नियरली सर्कुलर आपको दिख रहे हैं कि सर्कल के जैसे हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं है। लेकिन अगर हम कॉमेट की बात करें तो गोल नहीं, उनका कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्बिट है, बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल, और बिल्कुल सर्कुलर में आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सर्कल में एक जगह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, एक जगह से काफ़ी ज़्यादा कम। सो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। और कॉमेट्स की अगर बात की जाए तो आइस, रॉक्स और इन सब चीज़ों से बने होते हैं जो कि सन के रिवॉल्व करते हैं। सबसे फेमस जो कॉमेट है जो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं वो कौन सा रहा है, हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट जो कि 65 to 70 ईयर्स बाद रिवील होता है, आता है। और कहीं ना कहीं कॉमेट के आने को बहुत बुरा भी माना जाता है ड्यू टू सम सुपरस्टिशंस। सो कॉमेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। एंड बहुत बेसिक चीज़ें आपको किसी भी चीज़ के बारे में जो भी न्यूज़ में है ग्रैस्प करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा उनकी बेसिक चीज़ें इग्नोर भी नहीं करनी है। अब इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो राइट होंगी। अगेन एस्ट्रॉइड्स के ऊपर हम आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो वेस्टा नहीं है, वो सेरेस है। सेरेस काफ़ी बड़ा एस्ट्रॉइड है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है कि प्लैनेट तो नहीं है बट प्लैनेट का छोटा भाई ज़रूर है। एस्ट्रॉइड जो है वो रॉकी मटेरियल्स हैं। कई जगह किसी एस्ट्रॉइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट्स और मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और ये मेजरली आपको जुपिटर और मार्स के बीच में मिलेंगे, लेकिन अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के कहीं ना कहीं अर्थ की तरफ और बाकी जगह भी ये लोग जा सकते हैं। सो जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाते हैं सोलर सिस्टम की पर्सपेक्टिव में। और स्पेशली जो सबसे बड़े हैं जो बिल्कुल अर्थ के पास आ रहे हैं वो एस्ट्रॉइड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो सबसे बड़ा है सेरेस, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इज वेस्टा। सो मेजॉरिटी एस्ट्रॉइड्स आपको कहाँ मिलेंगे, मार्स और जुपिटर के ही बीच में मिलेंगे। सो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा, सेरेस। सिमिलरली एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह एक क्यूपर बेल्ट भी है। थोड़ी सी अगर हम उसकी बात करें, सो क्यूपर बेल्ट हमको कहाँ मिलेगी, नेपच्यून के भी बियॉन्ड। नेपच्यून जहाँ तक अपना ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसके भी बियॉन्ड मिलेगी आपको क्यूपर बेल्ट। और उसी क्यूपर बेल्ट में हमें प्लूटो
जो कि अब ड्वार्फ प्लैनेट बनाया जा चुका है आफ्टर 2006। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई थी, प्लूटो को डिमोट कर दिया गया था कहीं ना कहीं प्लैनेट से, ड्वार्फ प्लैनेट। सो वो क्यूपर बेल्ट में ही लाई करता है। जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट भी एक काफ़ी बड़ी बेल्ट है जो नेपच्यून के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, उसके भी परे एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे भी ड्वार्फ प्लैनेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सेरस और वेस्टा ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं एस्ट्रॉयड वाली बेल्ट में। सो आगे बढ़ते हुए देखो, बिजली गिरने का जो फिनोमिनन है ये काफ़ी कॉमन है और इससे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा हैरान करने वाली बात ये है कि लाइटनिंग से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। सो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट ट्विस्ट की है वो सेकंड के ऊपर की हुई है। एक्चुअल में जो लाइटनिंग है वो सबसे बड़ा कॉज है। जो नेचुरल एक्सीडेंट्स होते हैं उससे डेथ होने की जो कॉज की बात करते हैं वो उसमें फर्स्ट पे आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, तो सेकंड नहीं है, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ्स जो कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप लाइटनिंग की बात करो तो ईस्टर्न इंडिया में आप बिहार की बात कर लो, उड़ीसा की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटम ऑफ जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं आपको मिलेंगी। इवन आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में भी आपको काफ़ी मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में काफ़ी 12-13,000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स का वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। सो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं कि लाइटनिंग की वजह से जितनी भी जो डेथ्स हो रही हैं, जो अवॉइडेबल हैं, जो कहीं ना कहीं उनको बचाया जा सकता है। सो लाइटनिंग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल एक डिज़ास्टर है जो कि अब कहीं ना कहीं सरकार के नोटिस में आ रहा है। इसीलिए दामिनी ऐप भी लाइटनिंग के ही चक्कर में वार्न करने के लिए, अलर्ट्स हमारे फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए डेवलप की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सेकंड बिगेस्ट नहीं है। सो 2B विल बी इट्स आंसर। सो अगेन यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात यह है कि कोई भी जो डिज़ास्टर है जो पिछले एक साल में जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई हैं, या कहीं ना कहीं पे इम्पॉर्टेंट तो है बट ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया, सो वो डिज़ास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी में एक बात आप हमेशा याद रखना, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट न्यूज़ से कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई है, वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रागैता गाइडलाइंस के ऊपर। ये ऐसी गाइडलाइंस है जो डिजिटल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं HRD मिनिस्टर द्वारा दी गई हैं। बिकॉज लॉकडाउन के बाद स्क्रीन्स के थ्रू, मोबाइल स्क्रीन्स हो, स्मार्टफोन स्क्रीन्स हो या फिर आपके डेस्कटॉप्स हों, इसी पे ज़्यादा पढ़ाई शिफ्ट हो गई है बच्चों की। सो बच्चों को कितना देर स्क्रीन के आगे रहना चाहिए, कितनी उनकी क्लासेस लगनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो इस गाइडलाइंस में दी हुई हैं। ये हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो है उसके आगे नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो ये बात हम आपको यूट्यूब के थ्रू ही बता रहे हैं, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि यूट्यूब और जितनी भी जो इंटरनेट पे चीज़ें हैं, काम की चीज़ें ज़रूर देखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व आप ना होएं, बिकॉज आपके दिमाग और आँखों पे बुरा असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। सो इंटरनेट का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन लिमिटेड वे में करें, ऑब्सेशन में आप ना आ जाएं। सो यही चीज़ यहाँ पे प्रागैता गाइडलाइंस HRD मिनिस्ट्री भी कह रही है थ्रू अपनी गाइडलाइंस। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं। इन 40 मिनट्स का जो यहाँ पे टाइम दिया है, एक्चुअली दिस इज़ 30 मिनट्स, क्योंकि प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, उनकी आंखें और भी नाजुक होंगी। सो 40 की जगह 30 मिनट्स का वहाँ पे एक टाइम लिमिट फ्रीज किया गया कि 30 मिनट्स तक इनकी कोई भी जो क्लास है वो होएगी। और जो हमारे फर्स्ट 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, 45 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं इनके लिए ज़्यादा कम टाइम होगा, थोड़े बड़े तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम उनको दे पाएंगे। तो लॉजिकली अगर आप इसको देखना चाहें तो इस वे से देख सकते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा उसका जो सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट होगा। तो ऑनलाइन जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो भी उसका नेचुरली क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। सो 40 की जगह यहाँ पे 30 हम यहाँ पे करेंगे और 45 तक होगा फॉर क्लासेस 1st to 8th। और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं कि 2 लेक्चर्स में कितना गैप होना चाहिए, कितना आप टोटल जो एक्सपोजर है वो दे सकते हैं। तो सारी जो निटी ग्रिटी है ये यहाँ पे दी हुई है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, ये रॉन्ग हो जाएंगी। अब नालसा का केस है बहुत फेमस 2014 का, ये ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर है। अब ट्रांसजेंडर्स वो हैं जो अपने आप को उस जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं करते जो वो बर्थ के टाइम पे थे। अब ट्रांसजेंडर्स को रिगार्डिंग अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, लेकिन इन द पास्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इनकी की गई है, की जाती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इनके राइट्स की बात की गई है कि 3rd जेंडर हमें इंक्लूड करना है। हम चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे जॉब्स की बात करें, इनके लिए अलग से कैटेगरी बना दी गई है, डैट इज़ 3rd जेंडर ट्रांसजेंडर्स के लिए। सो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था एपेक्स कोर्ट का, नालसा जजमेंट 2014, जो कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर था। इंडिया में कहीं ना कहीं अब भी इनका जो एक्सेप्टेंस है वो इतना नहीं है, बट स्टिल अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही हैं। अब ट्रांसजेंडर्स या फिर हम अगर किन्नर कम्युनिटी की बात करें, आज उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा तरसी हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप नहीं कहेंगे, बट इन द पास्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया में उनका जो स्टेटस था एक्चुअली में इतना पुअर नहीं था। अगर हम बात करें जो मुग़ल हरम होता था या फिर जो रानियाँ होती थी राजाओं की, उनके जो सर्वेंट्स होते थे, उनके जो कहीं ना कहीं हेल्पर्स होते थे, वो किन्नर कम्युनिटी से ही होते थे। इवन सम ऑफ द किन्नर कम्युनिटी मेंबर्स दे रोज टू हाई पोजीशंस, फॉर एग्जांपल मलिक कफूर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे और काफ़ी हाई पोस्ट तक वो रहे। तो कोई भी इनका इशू आता है ट्रांसजेंडर्स का, मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे रहेगा, बिकॉज न्यू रूल्स, न्यू एक्ट यहाँ पे इनके तहत इनकी राइट्स की प्रमोशन के लिए आते ही रहते हैं। अब नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स की भी बात हो रही है, जो कि शायद बनाई जाएगी बाय द गवर्नमेंट इनके वेलफेयर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स हैं, स्टडीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं यूपीएससी में। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, किस इंस्टीट्यूट ने दिया। अब ये ऐसी ही चीज़ है जिसमें अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे आपको चीज़ें मेमोराइज और कंटिन्यूसली रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, जो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड के इनिशिएटिव द्वारा कहीं ना कहीं डेवलप किया गया था। अगर आप इसका थोड़ा सा लॉजिक मानना चाहें तो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेमस इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, अमर्त्य सेन भी उसमें थे, उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उनका भी रोल था। सो उन्होंने ऑक्सफोर्ड के रिगार्डिंग काफ़ी काम किया है, ऑक्सफोर्ड के साथ काफ़ी एसोसिएटेड रहे, इसलिए ऑक्सफोर्ड कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, इवन अगर आपको नहीं भी पता तो। अदरवाइज इसमें तुक्का मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक ही इलाज है कि यू शुड नोट देम डाउन और कंटिन्यूसली आप रिवाइज करते रहें। सो आंसर इसका हो जाएगा C 1 and 3, येल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे।
ट्रांसजेंडर्स की हमने अभी बात की थी, ट्रांसजेंडर्स के लिए कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स कहीं ना कहीं बनाई जाएगी उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। अब इनका चेयरपर्सन कौन होगा? यूजुअली यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता है, बट स्टिल स्टेट एग्ज़ाम्स में या फिर बाकी एग्ज़ाम्स में, इवन यूपीएससी में भी एक आधा ऐसा ईजी सवाल आ सकता है। और मान लो अगर आपको इसका भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन हो सकता है, आपके जहन से निकल गया हो या फिर तब प्रेशर में याद ना आ रहा हो, तो याद रखना कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ होंगी उसके जो हेड्स होंगे वो कौन होंगे? यूनियन मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर। अब कोई भी जो फील्ड होती है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका एक यूनियन मिनिस्टर भी होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है, जो कि एक छोटे लेवल का मिनिस्टर हो गया। बड़ा मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर एंड स्मॉलर वुड बी कहीं ना कहीं उनसे जो लोअर प्रेसिडेंट्स में होंगे, डैट विल बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होगी उसमें यूनियन मिनिस्टर खुद उसको हेड करेंगे। इसका आंसर मोस्ट लाइकली, अगर आपको नहीं भी पता तो यूनियन मिनिस्टर को आप मार्क कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हम क्यों नहीं मार्क करेंगे? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को ही हेड करेंगे, बिकॉज और भी गवर्नेंस की चीज़ें इन्होंने देखनी है। प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ में आएगा। फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कमेटी होगी, वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग कमेटी होगी, जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर का जो चेयरपर्सन जो अपॉइंट होंगे या उनके हेड होंगे, उनमें आपको प्राइम मिनिस्टर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा। होम अफेयर्स अगेन डिपार्टमेंट ही अलग हो गया, ये तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर ही सकते हैं। अगेन इसका आंसर वुड बी ए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एसडीजीज के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको 17 एसडीजीज मिलेंगे, उनमें से पहले 5-6 आपको पता होने चाहिए, सबको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो वाले आप याद कर सकते हो। सबसे पहले गोल 1 आपको रिमेंबर करना है कि गोल 1 पॉवर्टी से रिलेटेड है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो गरीबी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हमेशा सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। गोल 1 सबसे मेन जो चीज़ हमने करनी है वो वर्ल्ड से गरीबी, जो एक्सट्रीम गरीबी है उसे हटाना है। पॉवर्टी जब हमने हटा दी तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई सबको बढ़िया खाना मिल जाए। वैसे तो खाना हमारी बेसिक नीड है, पर अगर पॉवर्टी को हमने चेक कर लिया तो हंगर का भी कहीं ना कहीं चेक हो जाएगा। गोल 1 वुड बी पॉवर्टी एंड गोल 2 वुड बी हंगर। ये दोनों हमने एक्सचेंज कर दिए एंड आंसर वुड बी 3। तो ऑलवेज़ यहाँ पे रिमेंबर करना, याद रखना कि जो गोल 1 है, सबसे जो मेजर गोल है अभी पूरी दुनिया की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, यूएनओ है, जो भी है, वो है गरीबी को हटाना। पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट, यू कैन से द गोल। सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है पॉवर्टी को हटानी होगी। तो आगे चलते हुए यहाँ पे कुछ एसडीजीज हैं, इनको आप नज़र मार सकते हो। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो क्या चीज़ है? 1 लाख लाइव बर्थ्स के ऊपर अगर हम मैटरनल डेथ्स काउंट करें, कि मान लो अगर 1 लाख लाइव बर्थ होते हैं तो कितनी मदर्स की इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इंडिया का काफ़ी पुराना अगर रिकॉर्ड देखें, काफ़ी बुरा रहा है अगर 1970 80s ऑनवर्ड्स देखा जाए, बट काफ़ी इम्प्रूव किया हमने इस रिगार्ड में भी। अब 113 या कई जगह हम उससे भी नीचे मैटरनल डेथ्स को ले आए हैं, बट अब भी कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा नहीं कर रही हैं। उनमें से एक है असम। यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मिलेगा। तमिलनाडु, अपनी केरला जैसी स्टेट्स हैं एट द सेम टाइम काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी हैं, ना ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे बट और भी पैरामीटर्स पे। वर्स्ट स्टेट यहाँ पे क्या होगी? असम होगी। इधर में अगर आपको याद भी रखना हो, तमिलनाडु, केरला और कुछ जगह पे पंजाब, हरियाणा भी आ जाते हैं। सोशल इंडिकेटर्स में इनकी जो पोजीशन होगी वो ज़्यादातर अच्छी ही होगी। बिहार, उड़ीसा, असम, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कुछ सोशल इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं।
हमने यहाँ पे बात की थी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, लेकिन ये जितने भी हमारे पास डेटा होते हैं, मान लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, आपको बर्थ्स काउंट करने हैं, डेथ काउंट करनी है, आपको सेंसस करवाना है, तो उसके लिए अलग से हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो कि रजिस्ट्रार और सेंसस कमिश्नर का, जो हम यहाँ पे सेंसस के ऑफिस की बात कर रहे हैं। जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल है वो ये सारी फैक्ट्स के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ होती हैं इनको कंडक्ट करवाते हैं। रजिस्ट्रेशंस, सैम्पल रजिस्ट्रेशंस हैं या और सर्वेज हैं, स्टडीज़ हैं, वो करवाते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इंडिया में कैसा हिसाब किताब चल रहा है। हमारे यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स हैं, डेथ्स वगैरह हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, क्या हुआ है, वो सारा इनके अंडर आ जाता है। सेंसस कमिश्नर हो गया, रजिस्ट्रार जनरल हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो 61 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। बट यहाँ पे जो एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको हेड कौन करते हैं, चीफ सेक्रेटरी या नहीं। चीफ सेक्रेटरी याद रखना एक स्टेट के हेड होते हैं। तो एक चीफ सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल पंजाब है, तो पंजाब का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा वो क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। लेकिन इन ऑफिसेस को हेड करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, जो कि ऑब्वियसली एक सीनियर IAS ऑफिसर ही होते हैं। सो यहाँ पे छोटे छोटे जो डेजिग्नेशन हैं इन पे आप ध्यान रखें, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे से सॉल्व इसको कर पाओगे। सो मूविंग अहेड, अगेन इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Now 24th क्वेश्चन, अब पॉपुलेशन के ऊपर रिपोर्ट्स हमारी आती रहती हैं कि कितनी पॉपुलेशन किस टाइम पे हो जाएगी, इंडिया कुछ सालों में चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन में। तो उसी के रिगार्डिंग IHMI ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई है जिसने क्या बोला है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन पीक है कब तक हो जाएगा, 2048 तक हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमने फिगर्स को ट्विस्ट किया हुआ है, जो UPSC के कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। सो 1.8 की जगह 1.6 बिलियन जो है जो पॉपुलेशन हो सकती है 2048 तक। सो ये फिगर का जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन में किया गया था। सो इन स्टडीज़, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, इनके पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से बारीकी से इनको पढ़ें, सो दैट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ना कर पाओ। वैसे ही आफ्टर दिस अगर हम 2100 तक बात करें तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो कम भी होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज एक और स्टडी के तहत 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन में अराउंड 90% एल्डरली लोग होंगे। तो हमारी ही जनरेशन के जो लोग 30 साल बाद अगर आप देखोगे 50-60s में, तो सबसे ज़्यादा जो चंक होगा, काफ़ी बड़ा चंक उन्हीं का होगा। तो उसके बाद पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ सकता है। सो अगेन ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप नोट कर सकते हो कि कितना पॉपुलेशन कितना होगा। ये जो स्टडीज़ में फैक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे आंसर में आप नोट कर सकते हो। सो अब आगे चलते हुए अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगेन हमने बात की थी कि पॉवर्टी को, हंगर को रिमूव करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो UN का सबसे इम्पॉर्टेंट एक फूड असिस्टेंस की एक बॉडी है जो काफ़ी पुराने टाइम से हंगर को मिटाने के क्षेत्र में काम कर रही है। सो इट इज़ अ फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ UN। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रांच भी हम इसको कह सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। लेकिन इसमें याद रखना, जो भी फूड और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स ज़्यादातर आपको इटली के रोम में मिलेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सो उनका हमें कहाँ मिलेगा, पेरिस की जगह रोम में मिलेगा। तो इसका रोम आंसर होगा, तो सेकंड स्टेट में यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। पेरिस को हम ज़्यादा कल्चरल चीज़ों से एसोशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस में आपको मिलेंगे। सो ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखनी है, वरना इनकी वजह से भी क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं आपके सवाल।
तो आगे मूव करते हुए तो आपको कॉन्टिनेंट्स को अरेंज करना है इन दी ऑर्डर, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर के सबसे कम हंगर कहाँ पे है, उसके बाद उससे ज़्यादा हंगर कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा हंगर कहाँ पे है। अगर हंगर की हम बात करें कि नंबर वाइज सबसे ज़्यादा हंगरी लोग कहाँ पे हैं, यूएन और बाकी इंस्टीट्यूशंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो एशिया में है। हम कभी कभी इन चीज़ों को, हंगर जैसी चीज़ों को हम अफ्रीका के साथ ज़्यादा एसोशिएट कर लेते हैं। अफ्रीका में भी हंगर काफ़ी ज़्यादा है, बट एशिया में क्वांटम इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि नंबर वाइज एशिया नंबर 1 पे आ जाता है हंगर की जब हम बात करते हैं। तो एशिया के बाद आएगा अफ्रीका, नंबर्स की हमने बात की, एंड एट द एंड आएगा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज, जो वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ जिनको हम बोलते हैं। मैक्सिको से लेकर सारा साउथ अमेरिका को कहीं ना कहीं हम लैटिन अमेरिका में काउंट करेंगे, जहाँ पे स्पेनिश और पोर्चुगीज़ लैंग्वेजेस प्रोमिनेंटली आपको उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दिखेगी। सो इसका आंसर होगा 3 to 1। लैटिन अमेरिका सबसे कम यहाँ पे होगा, उसके बाद अफ्रीका, सबसे ज़्यादा हंगर होगा एशिया में। सो अब आगे चलते हुए अब सेबी की बात हम करते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो जितने भी हम शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, और ये सारा जो ट्रांजैक्शंस हैं ये, इनको कौन मैनेज करता है, इनको ओवरसी कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन की बात हो रही है कि इसको नॉमिनेट कौन करता है। अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सेबी है, जो शेयर बाज़ार में कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है शेयर बाज़ार को, उसका आरबीआई के साथ डायरेक्ट कोई नाता नहीं है सच। आरबीआई एक डिफरेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, और सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एक एक्ट के तहत बनाई गई थी 1992 में। उससे पहले आ गया था, बट बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। तो इसका चेयरपर्सन जब अपॉइंट होगा तो आरबीआई का रोल होने के चांसेस उसमें बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करती है सेबी के चेयरपर्सन को। सो आरबीआई यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और निधीज, चिट फंड्स, कोऑपरेटिव्स अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं सेबी से बाहर ही आते हैं। इनका सेबी से एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं है। निधि कंपनी आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम कमेटियाँ डालते हैं फॉर एग्जांपल सेव करने के लिए, कि 12 बंदे हैं, सब ने 1-1 हज़ार रुपये डाला, और 1 साल बाद या जितने भी डिसाइडेड आपका टाइम होगा, एक मेंबर सारे मेंबर्स का जो कलेक्शन है उसको निकाल लेगा और अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो ये इनफॉर्मल तरीके होते हैं पैसे बचाने के, कमेटियाँ डालना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने सुनी होंगी। और चिट फंड्स भी वैसे ही होते हैं, इनफॉर्मल तरीके से या फॉर्मल तरीके से पैसा सेव करना। अदरवाइज तो अगर हम देखें ये आरबीआई के अंडर होने चाहिए, बिकॉज पैसे का लेन देन इसमें है। कहीं ना कहीं लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उनको रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं कि इतना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट ये सेबी से तो इनका कोई नाता नहीं है, बट आरबीआई से भी इनका कोई नाता नहीं है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। So both the statements will be wrong here. अब हम आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर। सबसे पहले तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। फॉरेन ई कंपनीज या जितने भी ई कॉमर्स में एक्टिव हैं कंपनीज, उनके ऊपर लगाया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे हमें एक चीज़ समझनी होगी। फॉर एग्जांपल अमेज़न एक ई कॉमर्स कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूएस की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, लेकिन इंडिया में काफ़ी एक्टिव है, इंडिया से कमाई भी हो रही है। फॉर एग्जांपल अमेज़न में टाइटन जो घड़ियों की एक कंपनी है,
उन्होंने अपना एक कोई इश्तिहार लगाया, कोई एडवर्टाइज़ किया, अपने प्रोडक्ट्स बेचे, तो टाइटन अमेज़न को कुछ पैसा देगी टैक्स के रूप में या फ़ीस के रूप में कि आपने हमारे प्रोडक्ट्स अपने उस पर लॉन्च किए या फिर हमें अलाउ किया कि अमेज़न पे टाइटन की घड़ियाँ लॉन्च की जाएँ। सो अमेज़न टाइटन के थ्रू कुछ पैसे कमाएगा जो है एक्चुअली बाहर की कंपनी। तो इस पे जो टैक्स लगाया जाएगा टाइटन से फीस लेने के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वलाइजेशन लेवी। बिकॉज ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके इंडियन कंपनीज को सर्विस दे रही है और बदले में उससे पैसा ले रही है, लेकिन ये पैसा सारा बाहर जा रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आप इंडिया में आके ऑपरेट कर रहे हो, तो जो इंडियन कंपनी से जो आप पैसा ले रहे हो उनको सर्विस देने की रिस्पेक्ट में आपको उसका हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अमेज़न पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसको हम इक्वलाइजेशन लेवी बोलेंगे। जैसे इनकम टैक्स होता है, हमारी ही इनकम के ऊपर होता है, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इट विल बी अ डायरेक्ट टैक्स। तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जैसे हमने बात की, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में इनको लगाया जाता है 6% इसकी रेट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स एक नहीं है। अब सिग सॉयर काफ़ी न्यूज़ में थी पीछे, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ जो भी मुठभेड़ हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत समझ में आ रही है कि हमारे पास बेटर राइफल्स होनी चाहिए, बेटर एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, और भी मिलिट्री हार्डवेयर क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो हमारे पास जो राइफल्स वगैरह हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, जिनको हमने अभी तक अपग्रेड नहीं किया हुआ है। अभी तक हम इंसास एक कैटेगरी ऑफ राइफल्स हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं, इंसास। अब उनको रिप्लेस करने के लिए सिग सॉयर एक कंपनी है यूएस की, क्योंकि पहले एक जर्मन कंपनी थी, जर्मन से आगे इसकी ब्रांचेस निकल गई हैं, फायर आर्म्स और भी चीज़ें इन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं। सो ये सिग सॉयर एक कंपनी है जो कि राइफल्स और फायर आर्म्स में डील करती है, जिसके साथ हमने अब डील की है कि वहाँ से हम फायर आर्म्स वगैरह मंगवाएंगे अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो बेसिक ब्रांड्स हैं जो न्यूज़ में है, उनके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो अगेन कोई डिज़ास्टर नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। हर ब्रांड के भी बारे में आपको नहीं जानना है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है। जब भी आप ऑर्डिनेंस वर्ड देखोगे तो इसका जो ताल्लुक है किससे होगा? डिफेंस से होगा, प्रोडक्शन से होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से होगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ये किसमें डील करता है? हथियारों को डेवलप करने में, मैन्युफैक्चर करने में, डिज़ाइन करने में। तो डिफेंस में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे उनका रिसर्च हो रहा है, चाहे डिज़ाइन हो रहा है, उनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्डिनेंस यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक डिपार्टमेंट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, जो कि हथियार वगैरह बनाना, रिसर्च करना और इन सब रिलेटेड चीज़ों के रिगार्डिंग काम करता है। सो अगेन इसमें क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी। देखो G20 एक ऐसा ग्रुप है, G20 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा जो इनकम है, 80% ऑफ ज़्यादा जो ट्रेड है वो G20 कंपनीज़ में आपको, G20 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में आपको मिल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप में से एक है G20, जो जिसमें कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ भी आ जाती हैं। तो 1999 के आसपास इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब ये और भी ज़्यादा इसका जो एजेंडा है एक्सपैंड हो चुका है।
सो सबसे पहले जो हमारा G20 बना था ये इकोनॉमिक इन नेचर था। कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनका रोल इनमें ज़्यादा था, लेकिन जब 2008 का रिसेशन आया तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे पीएम्स और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डेजिग्नेशंस हैं, उनका भी रोल इसमें आना शुरू हो गया। सो इस बॉडी का जो इम्पोर्टेंस है विद टाइम बढ़ा ही है। सो पहली स्टेटमेंट इसमें ट्रू हो जाएगी कि यस, बैंक गवर्नर्स और EU का भी रोल है इसमें। ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये तीनों मेंबर्स होंगे G20 के। सो दीज 3 विल बी द मेंबर्स ऑफ G20, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हमारा ग्रुप है। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। गवर्नर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अब यहाँ पे याद रखना है, जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नमेंट नहीं होता। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा स्टेट में? हमेशा CM होगा। सरकार का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ये जो छोटी छोटी यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, एक एक दो दो जो वर्ड्स यहाँ पे कभी कभी उल्टे सीधे डाले होते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अ गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉट द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा क्या होगा? CM होगा। एंड सेकंड, अगर हम बात करें द अपॉइंटमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द गवर्नर, कौन से पार्ट में डिस्कस है? ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है कहीं ना कहीं, और हर पार्ट में अलग अलग चीज़ें डिस्कस की गई हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, गवर्नर की अगर हम बात करें, वो पार्ट 6 में डिस्कस की गई हैं। अगेन फैक्चुअल चीज़ें हैं। बेसिक पॉलिटी की जो नॉलेज है वो आप हमेशा तैयार रखें अपने पास, लक्ष्मीकांत से ये चीज़ें पढ़ते रहें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ एग्ज़ाम में गलतियाँ करवा देती हैं। एक एक दो दो वर्ड्स हैं जिनकी वजह से पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। अगेन अच्छे से यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे कॉशियसनेस से, बिल्कुल अटेंशन से पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ एक टफ क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। स्पीकर की अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है हमारे लेजिस्लेचर में, हमारे लोकसभा में, वो क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पर देखो, क्या हमारी दुर्भाग्य कह सकते हैं या फिर हमारा एक अजीब सा एक ट्रेडिशन कह सकते हैं कि अगर किसी को क्लर्क भी बनना होता है तो उसके लिए भी हम क्वालिफिकेशंस रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, उसमें जो स्पीकर हैं उनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई हैं कि वो इतना पढ़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, ये सब तो हैं, बट अदरवाइज एजुकेशनल और बाकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है कहीं ना कहीं नहीं मेंशन है। ये ट्रू होगा, ऑल्दो ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा है, बट दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। और उनको इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से चूज़ किया जाता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नहीं। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होगा कि मान लो 550 मेंबर्स हैं सपोज करो, तो अगर 300 उनमें प्रेजेंट है तो उनका मेजॉरिटी हम देखेंगे कि 50% ऑफ 300, दैट विल बी 150 से ज़्यादा होना चाहिए। एब्सोल्यूट में हम क्या देखेंगे कि टोटल सपोज कर लो 500 मेंबर्स हैं, आए जितने मर्जी हो, बट 250 से ज़्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी सेलेक्ट किया जाता है, एब्सोल्यूट से नहीं। ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी। A विल बी इट्स आंसर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एडवोकेट्स की एक बॉडी है, जो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रखती है हमारे जुडिशल और बाकी सर्कल्स में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दैट मीन्स कि एडवोकेट्स एक्ट जो 1961 में आया था, उस एक्ट के तहत इस बॉडी को बनाया गया है। और अगर हम बार काउंसिल की बात करें, कि ना ही सिर्फ अपने एडवोकेट्स के बिहेवियर्स, एटिकेट्स और बाकी चीज़ों को रेगुलेट करती है, बट लॉ यूनिवर्सिटीज़, उनके सिलेबस और उनकी एजुकेशन की और चीज़ों को भी ये सुपरवाइज़ करती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर लॉ फील्ड में देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल हो जाता है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर मान लो स्पेसिफिकली अगर आपको नहीं भी पढ़ाया गया हो, बट न्यूज़ में हो, तो ये जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
नो, आप सोच सकते हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डिस्कस ना किया गया हो क्लास में, बट सिंस अगर न्यूज़ में आ गया है, अगर न्यूज़ में कहीं भी इनका मेंशन आ गया है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसकी पता होनी चाहिए। सो यस, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, और यूनिवर्सिटीज़ और बाकी चीज़ों का कहीं ना कहीं इनके साथ भी रोल इनका जुड़ा हुआ। अब जहाँ पे हाई कोर्ट्स की बात की जाए या सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो यहाँ पे लॉज हैं, उन्होंने स्पेशली ये चीज़ कही हुई है कि इसमें एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो अगर हम बात करें कि अगर प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती हाई कोर्ट को एक्सटेंड करने की, तो प्रेसिडेंट मतलब के यूनियन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस पर हो जाता। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आएगा, पार्लियामेंट के पास से रोल आएगा। सो पार्लियामेंट के पास से पावर्स होती है कि वो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, जो भी उनकी पावर्स हैं, उनको बढ़ा पाए, कम नहीं कर पाए लेकिन बढ़ा पाए। सो ये पार्ट पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो पावर को बढ़ाना है, घटाना है, किसी यूटी का जो एरिया है उनको किसी हाई कोर्ट के अंडर देना है, किसी स्टेट की हाई कोर्ट के अंडर देना है या नहीं देना है, वो उसी रिगार्डिंग ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अभी इशू चल रहा है कि पौंडीचेरी जो है उसको अलग से हाई कोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो वो सारा इशू उसी से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। सो जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू रिस्ट्रिक्ट इंक्रीज, बिल्कुल सही बात होगी। अगर ये स्टेट की लेजिस्लेचर को हो जाता तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती। सो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी और फर्स्ट फॉल्स हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजी और अदरवाइज जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि एक आदमी दूसरे से मिलता है, दूसरा आदमी किसी कंट्री से बिलोंग करता है या किसी एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत है, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत है। दोनों लड़ पड़ते हैं और पहला आदमी कहता है कि भाई तू भी एक ड्रग एडिक्ट है। तो पहला आदमी जो दूसरे को बोलता है उसके बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हम किसी न किसी को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल किसी क्लास का ग्रुप है, कोई कंट्री का कोई ग्रुप है, किसी कास्ट का कोई ग्रुप है, हम उसे पर्टिकुलर क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट कर देते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर हम उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा एशप्रस्ट लोग हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलें। तो अगर हमें कोई भी अमेरिकन मिले तो अगर हम उसको यही चीज़ बोलें कि तू भी ऐसा ही है, तो क्या होगा, वो स्टीरियोटाइपिंग में काउंट होगा। कि हमें पर्सनली इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट सिंस कुछ लोग वो क्वालिटीज़ को रखते हैं तो हमने सबको ही वही क्वालिटीज़ में उन्हीं एक कैटेगरी में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया। सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइप बोलेंगे। स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पंजाबी हैं, साउथ इंडियंस हैं, कोई भी हैं, वो बहुत मेहनती हैं। एंड अगर आपको कोई भी उस एरिया का इंसान मिले, अगर आपको वो भी मेहनती है, वो भी एक स्टीरियोटाइप ही होगा। बायस क्या होता है? किसी भी ग्रुप के खिलाफ, किसी भी पर्सन के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड, कि फॉर एग्जांपल फलाना आदमी मुझे नहीं पसंद ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो होगा बायस। बायस एक सोच है, एक एटीट्यूड है। जैसे आप सोचो कि कोई भी आपका फ्रेंड का फ्रेंड है, अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो तो वो आपकी सोच है, लेकिन अगर आपको रियल में मिलो, अगर तब भी अच्छे से बात ना करो, तो क्या हो जाएगा, एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा ये चीज़। अब डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप में भी डिफरेंस होगा। डिस्क्रिमिनेशन इवन दो कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप जैसी लग रही है, पर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप से अलग हो जाता है। तो बायस एक सोच है, अगर हम उसी चीज़ को प्रूव कर दें, करके दिखा दें, वो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टीरियोटाइप। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। गुजरात एक बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया में नहीं गिना जाता,
सो गुजरात में मोस्टली जितने भी नेशनल पार्क्स होंगे या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, उनमें कौन से आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं कि एवरग्रीन तो हो नहीं सकते। एवरग्रीन एरिया गुजरात में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। शोला जो हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड हैं जो आपको साउथ इंडिया में मिलते हैं, अन्नामलाई हिल्स या उन वेस्टर्न घाट्स के हिल्स पे। ये ग्रासलैंड्स के इकोसिस्टम में शोला भी नहीं होंगे। अब बचते हैं मॉइस्ट और ड्राई। गुजरात का जो सिस्टम है, गुजरात का जो एरिया है, इट इज़ मोर ऑन द ड्राई साइड। वहाँ पे जो बारिश ओवरऑल होती है वो कम होती है, इसलिए अगर हमें फॉरेस्ट वहाँ पे चूज़ करना हो तो हमेशा ड्राई की तरफ जाएंगे। ड्राई और इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 150 to 200 cm का एक मापदंड बना सकते हैं, एक स्केल बना सकते हैं। इससे कम जो बारिश जहाँ जिन फॉरेस्ट में हो रही है हम उनको ड्राई डेसिडुअस वाले में गिन देंगे, और इससे ज़्यादा हो रही है, इस रेंज के बीच में हो रही है, हम उसको मॉइस्ट डेसिडुअस कह देंगे। बट गुजरात का विल बी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगेन ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर है। आप सोच सकते हो कि जब 1960-70s में हमने लायन से चेंज करके टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल बनाया, तो टाइगर को सेव करना कितनी बड़ी प्रायोरिटी रही होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर को ही चला दिया 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया और टाइगर रिजर्व्स बनाए गए स्पेशली डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, के टाइगर्स को हम कंजर्व कर पाएँ, पोचिंग से बचा पाएँ और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रख पाएँ। सो टाइगर जो टाइगर की रिजर्व्स की मैनेजमेंट है, इनके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनानी है, कौन से टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करना है, तो ये सारी जो पावर्स किसको दे दी गई, NTCA के, जो कि 2005 में आई। ये सबसे पहले नहीं थी, लेकिन जब देखा कि टाइगर की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक अलग से बॉडी चाहिए तो NTCA बनाई गई टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर। टाइगर के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होगी वो अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट होगी, तो ये चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, इस बॉडी के चेयरमैन होंगे। तो बोथ इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे मूव करते हुए अब नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बाकियों के साथ ही होता है। सो एनवायरनमेंट और नेशनल पार्क से जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं हर साल आती ही आती है। नेशनल पार्क्स के ऊपर तो हर साल ही सवाल आता है, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको अदरवाइज भी पता होने चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ना भी हों तो भी। तो नागार्जुन सागर जो हमारे टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया में और ये आंध्र प्रदेश में है। अब कन्फ्यूजन इसमें हो सकती है आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में, क्योंकि डिवाइड हुआ है तो तेलंगाना में तो नहीं रह गया कहीं। सो मैप्स यहाँ पे एटलस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलस पे रेगुलरली टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स को आप देखते रहें, सो दैट इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और आगे मूव करते हुए अब की स्टोन स्पीशीज़ आपने करंट अफेयर्स में आई एम श्योर ज़रूर पढ़ा होगा, अदरवाइज भी बहुत एक बेसिक टर्म है। की स्टोन स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अगर जिसको ख़त्म कर दिया जाए तो सारा वातावरण ही बिगड़ जाएगा, सारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब मान लो टाइगर का अगर खात्मा हो जाता है किसी एरिया से, तो वहाँ पे डियर और बाकी पॉपुलेशन जो हर्बीवोर्स की बढ़ने लगेगी, और उनके पॉपुलेशन के अनचेक्ड होने की वजह से ग्रासलैंड्स भी ज़्यादा डिप्लीट होने लगेंगे, क्योंकि वो चरेंगे ज़्यादा। सो सारा एनवायरनमेंट यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। सो कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसके बिना कोई भी एनवायरनमेंट बैलेंस में नहीं रह सकता। सो जितने भी टॉप प्रेडेटर्स होंगे, बिल्कुल टॉप के शिकारी होंगे, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे होंगे, टाइगर हो गया, जैगुआर हो गया,
इवन सी ऑटर्स हो गए वो सारे के सारे कीस्टोन स्पीशीज़ में आ जाएंगे। सी ऑटर जिसको हम कूद बिलाव भी बोलते हैं, वो छोटे छोटे सी के जो हमारे जानवर होते हैं, सी अर्चिन्स हो गया, बाकी हो गया, उनको खा के अपने जो मरीन बैलेंस है, एक्वाटिक बैलेंस है, इसको चेक में रखते हैं। तो तीनों इसका ऑल थ्री विल बी इट्स आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की हमने अभी बात की, 1973 में शुरू हुआ। टाइगर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब दी गई थी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? पलामाऊ टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड में है। ऑब्वियसली उस टाइम पे कहाँ था? 1973 में बिहार में, क्योंकि तब ये झारखंड एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। पलामाऊ टाइगर रिजर्व को बेतला रिजर्व भी बोलते हैं। सो अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ moving to another question. अभी हमारे पाइड कुकू बर्ड जो अभी न्यूज़ में था, बिकॉज मॉनसून के साथ कहीं ना कहीं इसको रिलेट किया गया है पाइड कुकू को। एक ऐसा बर्ड है जिसके आने से कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि ये बर्ड आ गया, तो अब मॉनसून भी इंडिया में आने ही वाला होगा या बिल्कुल आ ही गया होगा। तो इस बर्ड का जो कनेक्शन है वो मॉनसून के अराइवल से हम एसोशिएट करते हैं। ये इंडिया में भी काफ़ी पाया जाता है और ये कुछ हद तक माइग्रेटरी भी होता है, दूसरे इलाके से भी इंडिया में आता है और मोस्टली समर्स में आता है। वरना ज़्यादातर जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं वो ठंड के टाइम पे करते हैं, बिकॉज रशिया साइड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वहाँ पर इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया और बाकी साइड्स पे वो थोड़ी, जहाँ पे ठंड कम होती है वहाँ पे वो आ जाते हैं। तो कुकू की जो अगर हम बात की जाए तो चातक एक बर्ड है इंडियन माइथोलॉजी में, उसके साथ भी इसको एसोशिएट किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस इस कुकू बर्ड की हो जाती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी जो बर्ड एनिमल न्यूज़ में है वो एनी डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे बेस्ड है? ये देहरादून में बेस्ड है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है? एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर एक इंस्टीट्यूट है जो कि स्टडीज़ कंडक्ट करता है रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ। कहीं पे आपको टाइगर का सेंसस करवाना है और कुछ रिसर्च करवानी है वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग, तो काफ़ी ज़्यादा रोल हमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का देखने को वहाँ पे मिलता है, जो कि देहरादून में बेस्ड है। तो आगे चलते हुए अभी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में जिसने थोड़ा रेनफॉल और बाकी इंडिकेटर्स के ऊपर बताया कि कितना इंडिया में बारिश 1950 से कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कितना एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है, वो सारी चीज़ें। सो 1951 से अगर देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल जो है इंडिया में कम हुई है। जो अगर साल का अगर हम देखें तो बारिश का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन गया है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करें कि हैवी रेनफॉल कितना हो रहा है या फिर ड्राई स्पेल्स कितने हो रहे हैं, तो उन जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हुए हैं? ज़्यादा हुए हैं। तो हैवी रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं ये कम नहीं हुए, एक्चुअली ज़्यादा हुए हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे? रॉन्ग हो जाएगी। अदरवाइज़ जो बारिश है वो कम हुई है, बट एक्सट्रीमली हैवी और एक्सट्रीमली अगर इवन ड्राई स्पेल्स की बात करें तो वो एक्चुअली बढ़े हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत कोई अच्छी खबर आप नहीं बोलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। अब 45th क्वेश्चन अगेन बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। अली बाबा जो चाइना का रिचेस्ट पर्सन जैक मा है, उन्हीं की कंपनी है। वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जैक मा। एंड टेस्ला के साथ डेफिनेटली हम एलॉन मस्क को एसोशिएट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। वेरी फेमस पर्सनैलिटी। फेसबुक के साथ हम सर्जी ब्रिन को नहीं एसोशिएट करते। सर्जी ब्रिन गूगल के साथ एसोशिएटेड है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। गूगल इन्होंने डेवलप किया,
सो फेसबुक को डेवलप करने वाले मार्क जकरबर्ग थे। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर स्टिल ये छोटे छोटे फैक्ट्स कई बार हमें दिमाग से स्लिप आउट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सेकंड वाला रॉन्ग होगा और बी इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको रीजन मैच करने हैं। स्वात वैली जो रीजन है वो पेशावर और NWFP रीजन ऑफ पाकिस्तान में पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में है स्वात वैली, एक बहुत ही सुंदर एरिया, लेकिन वहाँ पे टेररिज्म की वजह से काफ़ी दिक्कत वहाँ पे आ चुकी है। एलेप्पो जो कि है सीरिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक है। सीरिया में 2011 से 10 से एक सिविल वॉर चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। सो एलेप्पो अगेन सीरिया में है। दमास्कस जो कि सीरिया की कैपिटल है, ईरान में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी इसका आंसर बन जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट शहर तो कहीं ना कहीं आपको मैच करना वहाँ से आ सकता है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगेन एक बहुत ही सिंपल सवाल कि भाट किसकी करेंसी है, यह है थाईलैंड की करेंसी। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत कम देखे गए हैं, बट स्टेट पीसीएस और बाकी एग्ज़ाम्स में ऐसे बहुत फैक्चुअल सवाल आपको आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको करेंसीज रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर एक दो फालतू के सवाल आपको देखें भी तो इनको इग्नोर ही करना है आपको। यहाँ पे आपको ज़रूर देखना है कि कौन सी चीज़ आपको करनी है, कौन सी छोड़नी है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ये चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। सो इट इज़ आंसर क्या होगा इसका, थाईलैंड होगा। अभी एक मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है कि स्ट्रैची कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, फेमीन। 1878 के आसपास सर रिचर्ड स्ट्रैची को अपॉइंट किया गया था बाय लॉर्ड लिटन, जो कि काफ़ी इनफेमस है इंडियन हिस्ट्री में। ये बहुत रिएक्शनरी, बहुत एंटी इंडियन मेजर्स उन्होंने लिए। सो उन्होंने ही इनको अपॉइंट किया कि आप फेमीन के बारे में बताओ कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा सके। अब जब से ब्रिटिश आए तब बहुत ज़्यादा इंडिया में गलत पॉलिसीज़ की वजह से भूखमरी, फेमीन्स काफ़ी ज़्यादा स्केल पे आने लगी। सो ब्रिटिश को यहाँ पे कमीशंस बिठाने पड़ते थे, और इन कमीशन ने क्या बोला था कि फूड और बाकी जो रिलीफ है वो स्टेट को ही और सरकार को ही प्रोवाइड करी जानी चाहिए, सो दैट लोगों का थोड़ा सा भला हो पाए। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कमीशन था, स्ट्रैची कमीशन, फेमीन के रिस्पेक्ट में। अभी अगेन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम इसको कह सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। सो कौन सा जो जानवर है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता। ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये कह रहा है, जो एंडेमिक नहीं है, मतलब कि इंडिया में नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा होगा हमारा, हाउलर मंकी। हाउलर मंकी दुनिया के सबसे लाउडेस्ट एनिमल्स में से एक है। इनकी जो चीख है, इनकी जो आवाज़ है 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और ये अमेज़न और सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में घने जंगलों में पाए जाते हैं। इंडिया तो छोड़ो, पूरे एशिया में इनको पाया नहीं जाता। सो हाउलर मंकी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गौर क्या होता है, इंडियन बाइसन होता है, जो कि आप इंडिया में आपको मिलेगा। लायन टेल्ड मकैक एक मंकी की स्पीशीज़ है, केरला साइड में आपको ये भी मिल जाएगी। रसल्स वाइपर एक पॉइजनस स्नेक की वैरायटी है जो इंडिया में आपको डेफिनेटली मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी होती हैं, रसल्स वाइपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। अरेबिका एंड रोबस्टा आर द टाइप्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कॉफ़ी। अब देखो सीसीडी के ओनर जो सिद्धार्था थे, लास्ट ईयर उन्होंने सुसाइड कमिट किया। जो कैफ़े कॉफ़ी डे है उसकी खुद की भी जो फाइनेंशियल हालत है आपको अच्छी नहीं मिलेगी। सो कॉफ़ी से रिगार्डिंग आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कॉफ़ी ज़्यादातर कर्नाटका में ही उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन कर्नाटका में होती है, और थोड़े पहाड़ी इलाके, थोड़े हाईलैंड्स वाले इलाके में होती है कॉफ़ी की प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा अरेबिका उगाई जाती है, लेकिन रोबस्टा भी कहीं ना कहीं अब फेमस हो रही है। सो ये दोनों जो
टाइप्स हैं किसकी होंगी, कॉफ़ी की होंगी। और बहुत ही फेमस हिल्स हैं इंडिया में, कर्नाटका एरिया में ही, दैट इज़ बाबा बुधान हिल्स। वो कर्नाटका में आपको मिलेंगे और वो कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द डिस्कशन। आपके मार्क्स जैसे भी आए हों, आप इसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ही समझें और इससे सीख के आप यूपीएससी और अदरवाइज लाइफ की जो दौड़ है, लाइफ की जो प्रोसेस है, उसमें आगे बढ़ते जाएं। थैंक्स अ लॉट।